अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एक अहम नुक्ते के साथ, अहम सवाल के साथ हाज़िर हुआ हूं और वो सवाल ये है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करने वाली जमातें, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, नून लीग तो किसी दौर में भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात की शनाख्त नहीं रखी नून लीग ने, लेकिन कभी कभार नून लीग भी डट जाती है इस्टेब्लिशमेंट के सामने। लेकिन ये दोनों जमातें, मैं ख़ास तौर पर इनका जिक्र करूँगा, या बाकी भी जमातें हैं, छोटी मोटी जमातें जिन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की है। पीपल्स पार्टी की तो शनाख्त ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की रही है। तो आजकल ये तमाम जमातें प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत करने में अपनी आफियत समझ रही हैं। वजह क्या है, क्या वजूहात हैं इसकी, इस पर रज़ा खट्टी साहब के साथ डिस्कस करेंगे इस अहम नुक्ते और सवाल पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर हो सकें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। खट्टी साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया। ये कई दिनों से मैं ये सोच रहा था, ज़ाहिर है हर सियासी कारकुन या सहाफ़ी इस पे नज़र जिसकी होती है तो वो सोच रहा होता है कि ये माजी में पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करती रही है। भुट्टो साहब का दौर, बेनज़ीर का दौर, जितने भी अदवार रहे हैं, मार्शल्ला, ज़ियालत, ये वो मुशर्रफ दौर भी। अब ये NRO डील और ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी किए बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकती। तो ये वजूहात क्या आपको नज़र आ रही है, ये क्यों प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत में आफियत समझ रही है? ये सही बात करनी है, सही बात करनी है, बिल्कुल सही बात करनी है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि क्योंकि नून लीग 80s के दौर में जो है वो पैदा हुई, लेकिन हम 47 में भी नहीं जाते, हम 70s में आते हैं। जब आपका वो जो कायदे आज़म वाला पाकिस्तान था वो तकसीम हुआ, उसमें से एक बांग्लादेश ने जन्म लिया, तो उस पूरे उस दौर का एक जो सियासी मंजरनामा था उसको अगर आप ईमानदारी से देखें। ये पाकिस्तान कायदे आज़म वाला नहीं, भुट्टो वाला है। ये इसको वक्त कहते हैं, भुट्टो वाला पाकिस्तान। ठीक है। अभी इमरान खान का है, हाँ। नया पाकिस्तान है। हाँ। तो वक्त ये कि आप देखें कि जहाँ इस खत्े से, जहाँ अभी ये पाकिस्तान मौजूद है, यहाँ से पीपल्स पार्टी जीत कर आई थी, और वहाँ जो आपका मशरक़ी पाकिस्तान है वहाँ मुकम्मल अक्सरियत के साथ वो जो आपके शेख मुजीबुर रहमान कामयाब होकर आए थे। ज़ाहिर बात है कि एक उन दिनों में अब चूँकि पंजाब 62% आबादी इस मुल्क का, उन दिनों इन चारों सूबों के बावजूद भी वो सबसे ज़्यादा बड़ी अक्सरियत थी। तो वो जो बड़ी अक्सरियत थी वहाँ उसके पॉपुलर लीडर थे, तो उनके मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए था, लेकिन तस्लीम नहीं किया गया। अब मुझे ये बताएं कि सवाल ये पैदा होता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ थी तो भुट्टो साहब, चले हम मानते हैं कि वो गए, कि भाई उन्होंने कहा कि हम मिल के करते हैं, लेकिन भुट्टो साहब भी उन्होंने उन दिनों में जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि शेख मुजीब के साथ नहीं खड़े थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे। ठीक है। अच्छा, क्योंकि पावर की अर्ज थी, उनको ज़रूरत थी, नतीजे में वो जब पावर में आए, पाकिस्तान तकसीम हुआ एक बड़ी खून रेजी के बाद, और पाकिस्तान दुनिया में फेस करने की पोजीशन में नहीं था, तो भुट्टो साहब अपने साथ, क्योंकि उनकी जो शख्सियत में कैरिज़मा था, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वो जैसे आए, ये उनका दूसरा रोल था पाकिस्तान का। उसको उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान को खड़ा किया, बनाया, दुनिया में उसकी एक पहचान बनाई, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन अपने मिजाज में, अपनी शख्सियत में वो बहुत बड़े डिक्टेटर थे। उन्होंने दीगर सियासी जमातें जो पाकिस्तान बचा, उनके साथ भी उनका कोई रवैया इतना काबिल जो है वो तारीफ़ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उन दिनों जो भुट्टो साहब को मौका मिला था, पाकिस्तान के सारे लिबरल किस्म के लोग जो थे वो भुट्टो साहब के थे। लेकिन उन दिनों भी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जिनमें फ़ौज मुकम्मल तौर पर पीछे धकेली जा चुकी थी, उसको एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी। ये आपके तकरीबन 80,000 के करीब, 90,000 के करीब लोग जो थे वो हिंदुस्तान की कैद में थे। नतीजे में भुट्टो साहब ने उनको एक बाइज़्ज़त रास्ता दिया और एक फेस सेविंग दी, वो सब लोगों को आज़ाद करवाया और एक नए पाकिस्तान की तामीर शुरू की।
अच्छा, उन दिनों इनके पास एक मौका था, वो चाहते तो पाकिस्तान की जो फौज या इस्टेब्लिशमेंट जिसको आज हम कहते हैं, उन दिनों उनका इतना सियासी रोल तो था, लेकिन जितना आज खुलकर है उतना नहीं था, लेकिन पसे पर्दा सारी चीज़ें वही कर रहे थे। वो चाहते तो उसको आईनी जो है हुदूद में एक बाउंड्रीज दे सकते थे, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस भी उनको उन्होंने राग़िब किया, अपनी बात पर कायल किया, और जो 73 का आइन था उसे मुश्तरका तौर पर सबकी हिमायत से मंजूर कर रहा है। ये तो हुई इधर, ठीक है ना। अच्छा, हुआ ये कि उसके बाद वही फ़ौज जिसको भुट्टो साहब एक बड़े क्राइसिस से निकाल कर आए थे, उन्होंने ही उनकी इक़्तिदार के ऊपर शब खून मारा, और नतीजा ये हुआ कि उनको फांसी पे लटका दिया। आज तक पाकिस्तान की तारीख में वो जो कत्ल है वो अदालती कत्ल के तौर पर जाना जाता है। मुझे हैरानगी ये कि पाकिस्तान की किसी अदालत ने कि इतने चीफ जस्टिस साहिबान आए, उन्होंने इस केस को टेकअप नहीं किया कि शायद वो अपने आप से ये बोझ उतार डाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का एक दौर और शुरू होता है। अयूब खान का दौर हम काउंट इसलिए करते हैं, पहले मैं आपको ये बताऊँ हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए, अयूब खान जब 58 में पावर में आए थे तो पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी थी उनका उन्होंने पूरा इसका इस्तेमाल किया हुकूमत चलाने के लिए, ठीक है ना। उस दौरान ही आहिस्ता आहिस्ता फ़ौज के जो लोग थे कुछ उनकी तरबियत हुई सिविलियन निज़ाम चलाने के लिए। ज़ियाउल हक का दौर था, उसमें फ़ौज थोड़ा बहुत काम सीखी हुई थी, और बाकी उस 10-11 साल के अरसे में निज़ाम हुकूमत चलाने का, सिविलियन निज़ाम हुकूमत चलाने का काम सीखा। उस दौरान उन्होंने सियासी जमातों को दीवार से लगाया, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि एक तरफ एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उन्होंने जो है वो उनकी हुकूमत ख़त्म की, उन्हें गिरफ़्तार किया, उनके ऊपर एक ऐसा मुतनाज़ा केस चलाया जिसका उनके साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अब पूरी दुनिया मानती है कि वो ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर, क्योंकि वो कहा जाता है कि एक कब्र थी, 2 लोग थे, उनमें से किसी एक को जाना था, या ज़िया जाते या भुट्टो साहब जाते। तो बहरहाल भुट्टो साहब, पावर उनके पास था, उन्होंने फ़ैसला किया, भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। उसके बाद होता ये कि 10 साल ये जो जबर का दौर था, कब्र भुट्टो को ही नसीब हुई, हाँ, ज़िया को नहीं, हाँ, लेकिन हुआ ये कि फिर हम देखते हैं मुकाफ़ाती अमल, हाँ, 10 साल के बाद जब ज़ियाउल हक के तैयार एक फटा उधर बावलपुर के करीब एक पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, उसमें भी आज तक ये बहस सियासी जमातों के अंदर, खुसूसन पीपल्स पार्टी के अंदर होती है कि इनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 88 में पावर नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इशू ये था कि 10 साल मुसलसल जबर के बावजूद पीपल्स पार्टी सरवाइव करती रही। अब उनके लिए सूरत हाल ये थी कि अगर जब तक थोड़ा बहुत उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, रिलीफ नहीं मिलता, तो जो सूरत हाल तब्दील हुए उसमें इनको शक था कि एक तरफ तो लोग चले जाएंगे, दूसरा ये था कि ये एक ऐसा मौका है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद को आलमी सतह पर रिकॉग्नाइज़ करें, ताकि उनकी कोई एक नाम बने एज ए हुक्मरान के तौर पर। वो उन्होंने कोशिश की, हमने देखा कि 18 माह के दौरान ही उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। लेकिन इसके दौरान भी आप एक बात देखें, उन दिनों में जो मीडिया का इस्तेमाल होता है, उनको करप्ट साबित करने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। हम ऐसा नहीं कहते कि वो कोई दूध के दूल्हे हैं। नून लीग वाले पैसे बड़ी सफाई से खाते हैं, ये जो है वो खाते हैं तो मुंह साफ नहीं करते। ये नून लीग वाले मुंह ऐसा साफ करके चलते हैं तो वो फरिश्ते आप लगते हैं कहेंगे कि ये जुनैद बगदादी के नस्ल के हैं। बहरहाल ये तो एक तो वो, तो अब हुआ ये कि वो जो दौर था 88 से 98 तक 10 साल का, 4 हुकूमतें आई, चारों हुकूमत में 2 मोहतरमा की थी, 2 नवाज शरीफ। उस दौरान ही नवाज शरीफ, क्योंकि ज़ियाउल हक के 84-85 से नवाज शरीफ पावर में आना शुरू हुए और उनका एक तत्काल बना, इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल छपर छाया उसके थे नीचे। तो हम देखते हैं कि नवाज शरीफ वही नैरेटिव लेकर आए, और वही मियाँ नवाज शरीफ की शक्ल, जिस तरह आज इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान हमें नज़र आते हैं, सियासी तर्जमान, उन दिनों मियाँ नवाज शरीफ ऐसा ही है, ऐसा ही था, ठीक है ना। ये एक तारीखी कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, पता नहीं क्या क्या नारे लगाए थे। बाकी ये कि कर्ज भी नहीं उतारा। नहीं, उनके दिनों में तो ये भी हुआ कि खवातीन के साथ आबरू रेजी के वाक़यात भी बढ़े, और वो अचानक हेलीकॉप्टर लेकर कहीं ना कहीं पहुंच जाते। सिंध में भी कच्चे में हुआ था, सारी चीज़ें खैरपुर में भी आए थे। बहरहाल ये सारी चीज़ें हुई।
تو اب ان 4 حکومتوں نے ڈیموکریسی کے جو انکمپلیٹ جو پروسیس تھا اس میں جب مشرف آئے تو ان دونوں سیاسی جماعتوں کو احساس ہوا کہ یہ اس طرح ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ ٹانگوں کھینچنے میں ہم نظام کو نہیں چلا سکتے۔ اس کے دوران ہوا یہ کہ خود ایک بار پھر محترمہ نے پرویز مشرف کے ساتھ اعلان کیا، اس کے نتیجے میں پھر نواز شریف بھی آئے، یہ ساری چیزیں ہوئی، محترمہ شہید ہو گئیں۔ اب جو آپ اپنے انٹرو میں فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے اور کبھی کبھی نون ہے، میں آپ کو اس میں تھوڑی وضاحت ضیاء دور میں اگر لڑائی کسی جماعت نے کی ہے، پولیٹیکل بڑی جماعت نے، تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے بھی کی۔ نہیں، ان دنوں تو تھی وہی نا، باقی دیگر جماعتیں بھی تھیں آپ کی، لیکن پیپلز پارٹی کی شناخت یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ان کی ایک بات مانتی ہے، ایک نہیں مانتی، یہ بات کہہ سکتے۔ لیکن مزاحمتی سیاست رہی ہے کسی نہ کسی حد تک، مفاہمتی اتنی نہیں رہی جتنی بی بی کی۔ دیکھیں بی بی کے آخری دور میں جب بی بی آئی تھی واپس 2007 میں، تو ان دنوں میں جو این آر او کر کے آئی تھی، اس کے بعد جو آصف علی زرداری نے نعرہ اٹھایا ہے کہ مفاہمتی پالیسی، مفاہمت کے بادشاہ یا مفاہمت کے گرو اس کو سمجھا جا رہا ہے زرداری صاحب کو، تو مزاحمت کے بادشاہ یا مزاحمت کے گرو کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ سر وہ آپ اپنی شناخت انہوں نے مفاہمت والی کرا دی ہے۔ بات یہ آپ کی تو خواہش ہے، لیکن پاکستان کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں، اور اب تو گنجائش بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے نا، نہیں، اب تو عوام کی رائے بھی نہیں۔ کہیں یہ ریزن ایک بڑی وجہ مجھے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، جو میں سوچ رہا ہوتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اختلاف رکھیں، آپ کو حق ہے، کہ یہ لوگ اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں، انہوں نے اتنی کرپشن کی ہوئی ہے، کرپشن کی دلدل میں اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ مزاحمت کر ہی نہیں سکتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ان کو آئینہ دکھایا جاتا ہے، ان کو ویڈیو دکھائی جاتی ہے، ان کو فائل دکھائی جاتی ہے کہ بھیا آپ نے یہ کام کیے ہیں، تو اس کے بعد یہ مفاہمت پہ آ جاتے ہیں۔ سر میرا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بظاہر ریزن ہے، ہاں بظاہر۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، 80s میں یہ میں آپ کو جیو پولیٹیکل ایک امریکن ویب سائٹ ہے، میں کل ہی اتفاق ہے مجھے کسی پہ ریسرچ کرنی تھی، میں دیکھ رہا تھا 81 میں جب یہاں افغان وار شروع ہوئی تو آپ کے کراچی سے ہتھیار کنٹینر میں بھر کر آتے تھے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور اس میں ہیروئن بھر کر جاتی تھی۔ اچھا، یہ پیسے کہاں جاتے تھے؟ کس کی حکومت تھی؟ آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں نا، ظاہر بات ہے نا، فوجی حکومت تھی نا، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ بالکل سادہ سا معاملہ ہے نا۔ میں بالکل چھوٹی سی بات بتاؤں، ملک ریاض، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ کرپشن اگر یہ کرتے ہیں تو وہ بھی میں وہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر وہی شریف آدمی ہے جسے موقع نہیں ملتا، پٹواری کو جتنا موقع ملتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، لیکن احتساب ان کا تو نہیں ہوتا، احتساب تو ہوتا ہے، احتساب اس لیے ہوتا ہے ان کا کہ آپ کو سیاست کو بدنام کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اچھا، ایک تو یہ مجھے اس بات سے بالکل کوئی آپ سے اختلاف نہیں ہے، کرپشن میں مکمل ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا آپ لائف اسٹائل دیکھیں، ان کے طریقہ کار دیکھیں، انہوں نے ملک کا پیا پانچا کر دیا ہے، بالکل اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ یک طرفہ نہیں ہے، ہر جگہ ہے، لیکن ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایشو صرف یہ ہے۔ تو ہم واپس دوبارہ آتے ہیں وہاں، وہ جو آپ فرما رہے تھے، میاں نواز شریف جس کو کہتے ہیں، ہمارے بہت سارے دوستوں کو، اور خصوصاً ہمارے جو سندھی دوست ہیں، میرے بھائی جو دوست ہیں، ہمارا اس پہ اختلاف بھی رہا، وہ کہتے تھے کہ بھائی پنجاب سے یہ قیادت ابھرے گی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ آپ بلیو کریں 90s میں 97 میں جب انہوں نے یہ میرے خیال کوئی 15ویں ترمیم تھی یا 17ویں تھی، مجھے پراپر یاد نہیں، وہ اس لیے لا رہے تھے تاکہ وہ اس ملک کے خلیفہ بن سکے، اپنی ذات کے اختیارات کو بڑھانے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے ہیں، عوام کا یا سول سپرمیسی کے لیے نہیں لڑتے۔ 17ویں ترمیم تھی ایل ایف او والی، میرا خیال ہے، نہیں ایل ایف او تو مشرف کے دور میں، لیکن وہ 17ویں تھی، یہ میاں نواز شریف 15ویں یا 14ویں، بہرحال کوئی تھی، مجھے فوری ابھی یاد 12ویں 15ویں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ایشو یہ ہے کہ وقت نے ثابت کیا، یہ دونوں بھائی میاں شہباز شریف کو کھل کر اوپن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں،
मियां नवाज शरीफ ने ये नैरेटिव अपनाया तो पंजाब में जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट था, जो पीपल्स पार्टी का वोट था या इस तरह की राय रखता था, उन्होंने उसको इंटैक्ट किया। लेकिन इस मंजरनामे ने अभी 2-4 माह पहले आपको सारी चीज़ें खोल के रखी। दोनों भाई एक ही पेज पर थे। लोगों को पता चला कि कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई सिविल सुपरमिस्ट, कुछ नहीं, अपने ज़ाती मफादात, अपने आप को बचाने का वक्त आया तो हम देखते रहे कि पता नहीं इतने प्लेटलेट्स गिरते जा रहे हैं, पता नहीं ये आज गए तो कल अब तो पूरे हैं। अब पूरे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये कि आप लोगों को इस मुल्क के लोगों को सब ने अपने अपने हिस्से से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। इसमें कोई पीछे नहीं है। आपकी इस्टेब्लिशमेंट एक मुकम्मल मुनज़्ज़म इदारा है, उसके जो है वो एक उसके पास एक शेडो गवर्नमेंट होती है, सियासी भी गैर सियासी भी। मैं वही कह रहा हूँ, पूरी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उनके पास। आपके जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी अभी इतनी वर्थ नहीं है और पॉलिटिक्स को यहाँ पर चलने नहीं दिया जाता, उसको गिरोह करने नहीं दिया जाता। अब लोगों के अंदर इतना खौफ है कि अगर पीटीएम का मामला हो तो वो इस ऐवान में बात नहीं करते। आप अंदाज़ा करें कि मौसम दावर को जब अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया था तो 24 घंटे के बाद शहबाज शरीफ का बयान आया। तो ये जो खौफ, जब मौसम दावर रिहा हो रहा था, हाँ, जब तो ये खौफ के जितने साए हैं, तो ये जब तक हमारे वो सियासी लोग खुद जो है वो उसको ख़त्म नहीं करेंगे ना तो लोगों से नहीं निकलेंगे। तो यहाँ असल में जब आपके पास दौलत ज़्यादा हो जाए ना तो आपका खौफ बढ़ जाता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये, आप 1 लाख रुपए जेब में डालें, किसी मुसाफिर बस में सवार हों, जब तक आप उतरते नहीं आपको जो है वो हर आदमी में से एक डाकू नज़र आता है, क्योंकि खौफ है। तो अब ये हम समझें कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट या मज़ाहमती सियासत वाला वो न पहले नहीं, वो न पहले थी न अभी है। सिंध में पंजाब के में कुछ हद तक भुट्टो साहब की शहादत के बाद जो ज़ियाउल के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमती सियासत हुई वो एक काबिल फ़ख्र माजी था, वो हुई सो हुई। अब आने वाले दिनों में लोगों को अंदाज़ा हो चुका है कि न वो भुट्टो जैसा कैरिज़मा है, न जिस अंदाज से उनको फांसी चढ़ाया गया, न वो जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो बहादुरी है, और न ही ज़ियाउल जैसा जो है वो बदनुमा किस्म का एक डिक्टेटर है। वक्त के साथ साथ हालात तब्दील हुए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट समझती है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इस तरीके से आप मुल्क नहीं चला सकते। तो अब पाकिस्तान की सिविलियन फोर्सेस कोशिश करती हैं कि उनको थोड़ा बहुत हिस्सा आपके पावर से मिल जाए, तो वो उसी पे इत्तफा करती हैं, उसी पे चलाती हैं। अब तो ये हो गई कि आपकी पूरी एक जनरेशन तैयार हो गई है जो इन सारी सियासी क़ुव्वतों को ख़राब समझती है। अब तो इस हद तक है कि वो सियासत को भी ख़राब समझती है। तो आप समझें कि जब जिस माशरे में सियासत ख़राब होने लगे उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं एक छोटी सी आखिर में एक मिसाल दूँ, मोदी ने हिंदुस्तान की शक्ल तब्दील करके रख दी ना, लेकिन उस डेमोक्रेसी के अंदर इतनी वर्थ थी कि लोग बाहर निकल आए, वो नौजवान निकल आए, वो ख़वातीन निकल आई, नौजवान बच्चियाँ निकल आई। हम देखते हैं कि मोदी को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिली। पाकिस्तान में इस तरह की सूरत नहीं है। वो इसलिए कि डेमोक्रेसी अपने साथ एक मिजाज पैदा करती है, एक रवैये पैदा करती है, और ये यहाँ ये रवैये बड़े ख़राब हैं। चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।